नमस्कार दोस्तों, अंडमान ट्रैवलॉग के नवे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज सुबह हम तिरंगा मेमोरियल को देखकर समुद्रिका मैरीन म्यूजियम को देखने के लिए गए थे और वहां पर समुद्री जीव जंतुओं तथा अंडमान की जनजातियों और मुख्य टापुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करके हम निकल चुके हैं अभी सेलुलर जेल के लिए। सेलुलर जेल न केवल पोर्ट ब्लेयर का बल्कि अंडमान का मुख्य पर्यटन केंद्र है, जिसके साथ करोड़ों भारतीयों की राष्ट्रीय भावनाएं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इस जेल में अंग्रेजी हुकूमत के लिए किसी भी प्रकार का खतरा बन रहे लोगों को कठोर यातनाएं देने के लिए लाया जाता था। आज ये धरोहर राष्ट्रीय स्मारक है। इस जेल में क्रांतिकारियों के साथ राजनीतिक कैदियों को भी रखा जाता था। तो ये सामने हमें सेलुलर जेल की बिल्डिंग नज़र आ रही है, यहाँ से 2 मिनट की दूरी पर ही है। दोस्तों, ये सामने टिकट घर बना हुआ है तथा इन दोनों विशाल खंभों के मध्य में जेल का प्रवेश द्वार है। इस बोर्ड पर जेल के खुलने का टाइम तथा प्रवेश शुल्क लिखा हुआ है। टिकट काउंटर इसी तरफ है। तो ये है मित्रों टिकट काउंटर। इस बोर्ड पर कुछ निर्देश लिखे हुए हैं, डूज एंड डोंट्स। तो दोस्तों, हमने टिकट प्राप्त कर लिया है। ये है सेलुलर जेल का प्रवेश टिकट। ये जो सामने भवन बना हुआ है, ये प्रशासनिक भवन है, जिसमें ऑफिस है, दो म्यूजियम है, ऊपर लाइब्रेरी बनी हुई है और इसके पीछे की तरफ जेल का भवन बना हुआ है। जेल के ठीक सामने एक पार्क है जिसके अंदर कुछ मूर्तियां लगी हुई हैं। इस पार्क को हम जेल भ्रमण करने के बाद जब बाहर आएंगे तब चलेंगे देखने के लिए। मुख्य द्वार के दोनों तरफ ये शिलापट लगे हुए हैं, एक और हिंदी में तथा दूसरी ओर अंग्रेजी में है। इसमें राष्ट्रीय स्मारक के रूप में इस जेल का महत्व का वर्णन किया गया है। टिकट की एंट्री यहाँ करवाना अनिवार्य है, जो गार्ड साहब बैठे हुए हैं बाहर। तो दोस्तों, यहाँ पर दोनों तरफ आप देख सकते हैं, जहाँ पर टिकट की एंट्री हुई है वहीं पर दोनों तरफ म्यूजियम बना हुआ है और म्यूजियम के बाहर कुछ कोटेशंस लगी हुई हैं, लोगों के विचार लगे हुए हैं इस जेल के बारे में। उसको हम पढ़ने के बाद में फिर एक संग्रहालय में प्रवेश करेंगे। इस संग्रहालय का उद्घाटन 1979 में हुआ था। इसके सामने इस तरह का बोर्ड लगा हुआ है, मोरारजी देसाई ने इसका उद्घाटन किया था। ये विचार अमित शाह का है, जो 2021 में यहाँ आए थे। गणेश सावरकर, जो वीर सावरकर के भाई भी थे और यहाँ पर कैदी भी थे, उन्होंने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए हैं। इस भवन में पहले जेलर तथा सहायक जेलर के कार्यालयों के साथ में गोदाम भी बना हुआ था, जो आज प्रदर्शनी में परिवर्तित हो चुका है। अगले बोर्ड पर सेलुलर जेल के निर्माण के कारणों तथा 1938 में बंद होने का भी विवरण दिया गया है। तो दोस्तों, हम प्रवेश करते हैं संग्रहालय के भीतर और भीतर सबसे पहला चित्र जो दिखता है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का। यहाँ पर आम भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रोत्साहित करते हुए नजर आ रहे हैं और पीछे लाल किला बना हुआ है, जिससे आप उनके दिल्ली चलो नारे का संबंध स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, आगे सेलुलर जेल का मॉडल रखा हुआ है और आप ये देख सकते हैं कि पहिए के तीली के तरह पे 7 अलग अलग भवन बने हुए हैं और बीचों बीच में एक वॉच टावर है। ये वॉच टावर पहले चौकोर होता था, यानी वर्गाकार। उसके बाद में ये गिर गया था। गिरने के बाद जब इसका पुनर्निर्माण करवाया गया तो अभी ये गोल हो चुका है और 7 भवनों में जाने के लिए पुल बनाए गए थे। अब इन भवनों में से भी 4 विलुप्त हो चुके हैं, केवल 3 भवन ही शेष हैं। दोस्तों, संग्रहालय की चारों तरफ दीवारों में आप बोर्ड लगा हुआ देख सकते हैं। ये इस बोर्ड पर यहाँ जो लोग कैदी थे उन्होंने जो किताबें लिखी, आत्मकथाएं लिखी, उसके अंश लगाए गए हैं और यहाँ पर इस जेल का जो इतिहास है, निर्माण का इतिहास, कैसे बंद हुआ, कौन कौन बड़े कैदी थे, उन सब बारे में जानकारी दी गई है। तो हम आगे बढ़ते हैं। मध्य भाग में दोस्तों, यहाँ पर जो सरकारी आदेश पारित हुए, यहाँ पर जो लोगों ने किताबें लिखी थी उसकी भी प्रतिलिपि रखी हुई है और इस स्मारक के अभिलेखों को प्रदर्शित किया गया है। कुछ चित्र भी रखे हुए हैं जिसमें जेल का निर्माण और यातनाओं को दिखाया गया है। दूसरी तरफ जाने पर जेल में प्रयोग किया जाने वाला ताला रखा हुआ है। इसी के ऊपर अमित शाह, जो गृह मंत्री हैं भारत के इस समय, उनके दौरे का चित्र भी लगा हुआ है। अगले बोर्ड पर प्रधानमंत्री का दौरा दिखाया गया है। यह हेलमेट 1942 से 45 में द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों द्वारा प्रयोग किया गया था। आगे एक बोर्ड लगा है जिसमें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी का दौरा भी प्रदर्शित किया गया है। ये कैदी अधिकारियों की वर्दी है। इस बोर्ड पर राष्ट्रपति जी का दौरा चित्रित है। दोस्तों, ये पोशाक है यहाँ के राजनीतिक कैदियों की। 2 तरह के कैदी लाए जाते थे। एक राजनीतिक कैदी होते थे
और दूसरे होते थे जिन्होंने कोई डकैती की है या लूट लिया है सरकारी खजाना, इस तरह के कैदी होते थे। राजनीतिक कैदी मुख्यतः हथियार उठाना या इस तरह का वो मेन इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं होता था, वो केवल सपोर्ट करते थे बैक से। तो उनको जो लाया जाता था उनकी पोशाक अलग होती थी, उनके गले में डालने के लिए टोकन टाइप का कुछ बना हुआ, वो भी एक रिंग होती थी, उस रिंग में अलग अलग कलर कोडिंग होती थी। अटल जी की स्मृतियाँ इस बोर्ड पर सुशोभित हैं। तो अब मित्रों हम चलते हैं अगले संग्रहालय में। दोस्तों इस संग्रहालय में मुख्यतः यहाँ पर लाए गए कैदियों के नाम, वो किस मुकदमे में आए और उनकी फ़ोटो लगी हुई हैं। इस संग्रहालय की सभी दीवारों पर यहाँ के तत्कालीन बंदियों के चित्र लगे हुए हैं। इतिहास में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए ये प्रदर्शनी सूचनाओं के खदान के समान काम कर रही है। स्वतंत्रता की लड़ाई में अनेकों क्रांतिकारी ऐसे थे जो आज भी गुमनाम हैं, किंतु उनका योगदान बहुत अधिक था। इस जेल की भूख हड़ताल में 3 लोगों की जान भी चली गई थी। जब उन्होंने भूख हड़ताल कर दी तो उनको ज़बरदस्ती दूध पिलाया गया और वो दूध उनके फेफड़े में चला गया, जिसके कारण वो लोग वीरगति को प्राप्त हुए। द्वितीय विश्व युद्ध में जब इस जेल पर जापानियों ने विजय प्राप्त कर ली तो इसी जेल में अंग्रेजों को बंद कर दिया गया था। अंडमान में पाए जाने वाले मुसलमानों के इतिहास की जानकारी इस बोर्ड पर मिलती है। ये मोपला विद्रोह करके हुआ था। उस समय के जो मुसलमान कैदी थे केरल के, उनको काला पानी की सज़ा दे करके अंडमान भेजा गया था और जब उनकी सज़ा पूरी हुई तो वो यहीं पर बस गए थे। लगभग 200 से ज़्यादा वीर सपूतों के चित्र तथा केस की जानकारी देने के साथ साथ इस बोर्ड पर सूची भी लगी हुई है जिसमें कैदियों के नाम लिखे हुए हैं। जिनकी फ़ोटो अवेलेबल नहीं है उनके कैदियों के नाम लिखे हुए हैं। उसके साथ ये भी लिखा हुआ है कि कब लाया गया और कब यहाँ से ले जाया गया। संग्रहालय से निकलते ही मुख्य परिसर है। इस परिसर में अखंड ज्योति जल रही है तथा सामने स्तंभ लगा हुआ है। ये दोस्तों जेल का नक्शा बना हुआ है जिसमें जेल के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, कहाँ पर क्या चीज़ बनी हुई है। जो जेल के महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो इस नक्शे पर प्रदर्शित किए गए हैं। मित्रों ये पीपल का पेड़ जो है ये जेल के निर्माण के समय से ही यहाँ लगा हुआ है तथा रात्रि में जो लाइट एंड साउंड शो दिखाया जाता है उसमें जो स्टोरी टेलिंग होती है वो उस पीपल के पेड़ द्वारा ही होती है। ये बड़ा बॉक्स जो दिख रहा है वो इस शो के लिए ही रखा हुआ है और यहाँ पर जो कुर्सियाँ रखी हुई हैं सामने आप देख सकते हैं बीच में, ये भी पर्यटकों के लिए ही रखी गई हैं। इस भवन में जहाँ पर लोग खड़े दिख रहे हैं वहीं पर वीर सावरकर जी की कोठरी थी जहाँ पर आज भी उनकी स्मृतियाँ संजोकर रखी गई हैं। तो मित्रों अभी हमें जेल के 2 भवन ही दिख रहे हैं जो टोटल 7 में से 4 तो विलुप्त हो गए, 2 हमें दिख रहे हैं। एक और है जो हम जब टावर पे जाएंगे तब दिखेगा। दोस्तों इस बोर्ड पर फांसी घर जाने का संकेत चिन्ह बना हुआ है, तो हम पहले फांसी घर की तरफ ही चलते हैं। रास्ते में क्रांतिकारियों को दिए जाने वाले यातनाओं को एक पुतले के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। ये यातना तब दी जाती थी जब कोई व्यक्ति कम तेल निकाल पाता था या कम नारियल पानी निकाल पाता था, यानी जो उसको काम अलॉट किया गया है वो काम अगर शाम तक पूरा नहीं हुआ तो उसको इस तरह से मार पिटाई की जाती थी। ये जो सफ़ेद रंग का चबूतरा आप देख रहे हैं ये लास्ट रिचुअल की जगह है जहाँ पर फांसी देने से पूर्व स्नान कराया जाता था। सामने जो ये छोटा सा कमरा दिख रहा है ये किचन हुआ करता था। उसी के ठीक बगल में स्थित है ये फांसी घर। इस फांसी घर के बाहर एक सफ़ेद रंग की ये दीवार आप देख सकते हैं, ये इसका निर्माण बाद में कराया गया है। पहले ये सफ़ेद दीवार और फांसी घर के चारों तरफ जो लकड़ी की दीवार बनी है ये सब नहीं होती थी। इसके वजह से जब फांसी दी जाती थी तो पूरे जेल के सामने ही दी जाती थी और उसका कारण ये था कि बाकी जो कैदी देख रहे हो फांसी देते हुए उनके मनोबल को तोड़ा जा सके। दोस्तों यहाँ पर अपने सिर को बचाकर ही रखना पड़ेगा, टीन की ऊंचाई बहुत कम है। फांसी घर के अंदर 3 लोगों को एक साथ फांसी देने के लिए 3 फंदे लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। नीचे सफ़ेद रंग का निशान लगा हुआ है जिस पर फांसी से पहले खड़े होते थे और बगल में बना हुआ है एक लीवर। इस लीवर को खींचते ही नीचे जो प्लेटफॉर्म है जो लकड़ी का बना हुआ है ये खुल जाता था और कैदी फांसी पर लटक जाते थे। फांसी घर के नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं तथा यहाँ बीच में एक गेट आपको दिख रहा होगा काले रंग का। इस गेट से ही पार्थिव शरीर को बाहर ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया जाता था।
फांसी घर में नीचे उतरते समय सावधानी बरतें क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत सकरी हैं और ऊंचाई बहुत कम है। तो यहाँ पर एक ट्यूबलाइट लगी हुई है और ये ऊपर का प्लेटफॉर्म आप देख सकते हैं। यहाँ से सैकड़ों लोगों की लाशों को बाहर ले जाया गया होगा जिन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी, और इतनी पतली सी जगह से उनको कैसे निकाला होगा ये भी एक आश्चर्य का विषय है। दोस्तों, फांसी घर के बगल में किचन है और किचन के बगल में एक फिल्म शो रूम है, उसमें चल के देखते हैं क्या है। ये है दोस्तों वो फिल्म शो रूम। कुर्सियां तो रखी हुई हैं लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। एक भाई साहब सो रहे थे, उनकी नींद डिस्टर्ब हो गई हमारे आने से। तो हम चलते हैं दोस्तों अब आगे। ये देखिए लास्ट रिचुअल की जगह है। ये सामने वी शेप के आपको पगडंडी दिख रही है। तो इस हम लेफ्ट वाले में जा रहे हैं। ये जो सीढ़ी लगी हुई है, इस सीढ़ी से अंदर गए हम, और इस तरफ 5 से 6 कोठरियाँ हैं। ये आप देख सकते हैं 5-6 कोठरियाँ हैं, बाकी उधर की तरफ ज़्यादा कोठरी है। और ये जो लास्ट की 6 कोठरी बनी है, इन कोठरियों में फांसी जिनको दी जानी होती थी उन्हीं को रखा जाता था कि सुबह फांसी देनी है तो रात में यहाँ पर सोएगा कैदी, और इस दरवाजे से बाहर निकालकर सीधे फांसी घर पहुँचा देते थे। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 13x7 का एक कमरा है, 7 फीट चौड़ाई और 13 फीट लंबाई, और ये 9 फीट की ऊंचाई है इसकी। जो रोशनदान लगा हुआ है, एक ही रोशनदान होता था एक कमरे में। ये खाना देने की जगह है। ये पीछे कुछ बना हुआ है दोस्तों, इसके बारे में जानकारी मुझे नहीं प्राप्त हो पाई है। इसको बाहर से लॉक करने का सिस्टम ऐसा बनाया गया था कि अगर आपके हाथ में चाबी भी दे दी जाए तो भी आप खोलकर भाग नहीं सकते। ये ऊपर जो लाइट्स लगी हुई हैं दोस्तों, ये जब रात में लाइट एंड साउंड शो होता है तो उस समय ये जलती हैं। तो अब हम चलते हैं दोस्तों आगे कार्यशाला की ओर। ये है दोस्तों कार्यशाला। और दोस्तों अभी तो इस कार्यशाला के ऊपर शेड बना हुआ है, नीचे फर्श बनी हुई है, चारों तरफ से ये बांस के काट के बाउंड्री बना दी गई है। लेकिन उस समय यहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं होती थी, ना ही कोई टीन शेड होता था, केवल ओपन ग्राउंड था। ये यहाँ पर होते थे तो सिर्फ ये उपकरण जो दिख रहे हैं, ये तेल निकालने वाले उपकरण हैं। और इस तरह से पिटाई की जाती थी, हाथ दोनों ऊपर, और पैर आप देखेंगे तो पैर ऐसी जगह फंसा देते थे कि आप चीखेंगे चिल्लाएंगे चाहे जितनी तेज, लेकिन आप पैर हिला नहीं सकते। ये है दोस्तों उस समय पहनी जाने वाली वर्दी। अलग अलग कलर कोडिंग और ड्रेस कोड आप देख सकते हैं। ये राजनीतिक कैदी और गैर राजनीतिक कैदी के हिसाब से उनको ड्रेस कोड दी जाती थी। यातना की इंतहा ये थी कि जो फांसी देने से पूर्व अंतिम इच्छा पूछी जाती थी, उस अंतिम इच्छा में एक ही चीज़ आप बता सकते थे, और वो एक चीज़ ये थी, आपको फांसी देने के बाद में जलाया जाए या फिर दफनाया जाए। इसके अतिरिक्त आपकी कोई और अंतिम इच्छा सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। वीर सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है कि जब वो वहाँ पर पहली बार पहुँचे तो जो वहाँ का जेलर था उसने कहा कि पूरी दुनिया में एक भगवान होता है, लेकिन यहाँ पर 2 भगवान हैं, एक ऊपर वाला और एक मैं। दोस्तों ये हम अभी प्रवेश कर रहे हैं चित्र दीर्घा में। यहाँ पर जेल निर्माण से लेकर के यहाँ क्या क्या हुआ, कैसे कब्जा हुआ, कब कौन सी इमारत बनाई गई, जापानियों ने कब कब्जा किया, सुभाष चंद्र बोस जी कब आए, और गवर्नर जनरल की जो विजिट हुई यहाँ पर वो कब हुई। आसपास के द्वीप में जैसे पहले जो जेल बनी थी वो 1857 के बाद में ही वाइपर द्वीप है, यहाँ पर वाइपर द्वीप में निर्माण हो गया था। लेकिन वाइपर द्वीप में जो जेल की बनावट थी और वहाँ पे मिलने वाली सुविधाएं थी, उसके कारण कैदियों को कोई बहुत विशेष कठिनाई नहीं होती थी।
तो बाद में अंग्रेज अधिकारियों ने इस चीज़ को प्रोजेक्ट किया अपने सरकार को कि वहाँ पर तो कोई कठिनाई नहीं है हो रही है कैदियों को, उनको यातना देने के लिए अलग से एक जेल बनानी चाहिए। तब जो जेल बनाई गई वो जेल वहाँ के कैदियों की ही मजदूरी द्वारा बनाई गई। ये जो जेल आप देख रहे हैं सामने, इसमें 5-5.5 लाख रुपए के आसपास का खर्चा आया था। मेन जो इसमें ईंटों का प्रयोग किया गया है, लाल ईंटें, वो बर्मा से मंगाई गई थी। और जो यहाँ पर मजदूरी करने वाले लोग थे वो सारे कैदी ही थे, उसके लिए कोई अलग से मजदूर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये है दोस्तों वो वॉच टावर, मिडिल भाग में आप देख सकते हैं। चारों तरफ जाने के लिए ये नीचे की फ्लोर में तो पुल बना हुआ है और ऊपर जो है वो लकड़ी का पुल बना हुआ है, अभी दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर दोस्तों एक और नमूना रखा हुआ है इस जेल का। ये देखिए षटकोणीय है बीच में टावर, और जब जिस टावर में हम अभी खड़े हैं ये भी षटकोणीय है। बाहर से देखने में ये गोलाकार दिखता है। तो अभी हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट फ्लोर की ओर, ऊपर की तरफ चलते हैं और ऊपर चल के फिर वीर सावरकर जी की कोठरी को देखने चलेंगे। तो ऊपर जाने के लिए हर भवन में अलग अलग सीढ़ियाँ बनी हुई है। जैसे इस जेल की सीढ़ी, इस वाले तीली की ये सीढ़ी है, तो जिससे आप जाओगे फिर आगे जाकर आप वॉच टावर में जा सकते हो वापस। वॉच टावर के अंदर कोई सीढ़ी नहीं लगी हुई है। इस जेल को बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा जो अंग्रेज़ों ने सोचा था वो ये था कि बाकी जगह जो जेल बनाई गई थी उसमें कैदियों को देख रेख करने के लिए जो सिपाही तैनात होते थे उनकी संख्या अधिक होती थी। ये देखिए दोस्तों, ये एक फ्रेम लोहे का रखा हुआ है, वही जो नीचे हमने देखा था कि कैदियों को हाथ पैर बांध के कैसे मारते थे। तो इसमें फ़ायदा सबसे बड़ा अंग्रेज़ों का ये हुआ कि टोटल 3 फ्लोर और 7 या 21, तो 21 सिपाही अगर लग गए तो वो एक बार में पूरे 23 कैदियों को देख सकते हैं। और 7 या 21 तो 21 सिपाही उनको टोटल चाहिए अगर वो हर भवन में एक सिपाही लगाते हैं तो। नहीं तो एक सिपाही भी अगर बीच टावर में खड़ा हुआ है तो वो चारों तरफ नज़र रख सकता है। और बीच भाग में एक बड़ा सा घंटा रखा होता था, वो घंटा ऊपर अभी आपको दिखाता हूँ मैं। तो उस घंटे को बजाकर किसी भी प्रकार की चेतावनी देनी हो, कोई अलर्ट देना हो तो वो बजाया जाता था। अब इस षटकोणीय दीवारों पर अलग अलग राज्यवार जो कैदी आए थे, सबसे ज़्यादा कैदी बंगाल से आए थे, तो उनकी सूची पूरी लाइन से लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह का ये पुल बनाया गया है दोस्तों लकड़ी का, उस भवन को टावर से जोड़ने के लिए। ये देखिए। तो अब हम इस तरफ आगे चलते हैं और यहीं पर लास्ट में वीर सावरकर जी की कोठरी है और हम पहुंच चुके हैं सबसे ऊपर वाले फ्लोर में। तो दोस्तों अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ, यानी 3rd फ्लोर पे, और वहीं पर वीर सावरकर जी की सेल भी है, कोठरी है उनकी। तो वहाँ चलकर देखते हैं उनकी स्मृतियों को। ये है दोस्तों वो वाले जेल, इसी में लास्ट में कोठरी है। तो इस जेल में दोस्तों कैदियों, ये लाइटें जो आप देख रहे हैं, ये लाइट जो आप देख रहे हैं ये भी रात में लाइट एंड साउंड शो के समय काम आती हैं। उस समय ये सब सारी जलाई जाती हैं। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ कहीं भी वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है कैदियों के लिए। दिन में तो वो नीचे ही जाते थे और उन्हें 1 घंटे का मौका मिलता था सारे कैदियों को मिलाकर। 1 घंटे में उनको तैयार होकर नीचे काम करने के लिए आ जाना होता था। और रात में उनके पास में 2 बर्तन रखे जाते थे। एक तो भोजन करने वाला बर्तन रहता था वो अलग, उसके साथ एक और बर्तन रखा जाता था कि रात में अगर किसी को कहीं वॉशरूम जाना है तो वो बाहर नहीं जा सकता, उसी बर्तन में ही करके साइड में रखेगा और उसी में उसको सोना भी पड़ेगा। और सोने के लिए उसको कुछ भी दरी, कंबल, गद्दा कुछ भी नहीं मिलता था।
और सीधे नीचे फर्श पे ही सोना पड़ता था। तो ये है दोस्तों वीर सावरकर जी की कोठरी। इसको बाहर भी एक बोर्ड लगाया गया है और अंदर भी 2 तस्वीरें लगी हैं। ये लाइट आप देख सकते, ये लाइट भी लाइट एंड साउंड शो के समय काम आती है। यहाँ पर मराठी में कुछ संदेश लिखा हुआ है, ऐतिहासिक सत्य। तो यहाँ भी आप 2 पात्र रखा हुआ देख सकते हैं। ये वीर सावरकर जी की फ़ोटो है बीच में, और ये ऊपर कैदी के रूप में उनकी फ़ोटो है, बगल में एक कविता लिखी हुई है। तो वीर सावरकर जी जब इस जेल में रह करके बाहर गए, रत्नागिरी की जेल में, तब उन्होंने अपनी किताब लिखी, लोगों को बताया कि वहाँ पर ऐसी ऐसी यातनाएं दी जा रही हैं, और यहाँ की भूख हड़ताल को भी किसी तरह से मेनलैंड तक पहुँचाया गया। उसके बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने वहाँ पर भूख हड़ताल शुरू की थी, और उसके बाद थोड़ी बहुत राहत मिलना शुरू हुई थी यहाँ के कैदियों को। जो यातनाएं दी जाती थी उसमें थोड़ी सी कमी आई थी, खासकर राजनीतिक कैदियों के लिए। जो लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ सीधा युद्ध छेड़ रखे थे, उनकी यातनाओं में तो कोई कमी नहीं आई थी। और 1938 में आखिरकार इस जेल को बंद कर दिया गया था और सारे कैदियों को वापस उनके राज्य भेज दिया गया था। तो हम चलते हैं दोस्तों टावर के नेक्स्ट फ्लोर पे। टावर पे के नेक्स्ट फ्लोर पे जाने से हमें इन भवनों की छत दिखने लगेगी। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो नीले रंग का शेड दिख रहा है आपको, ये अस्पताल बन चुका है। ये इसी की इमारत एक नष्ट हो गई थी, जो जेल की इमारत नष्ट हो गई थी, उसी को अब अस्पताल के रूप में परिवर्तित किया गया है। जो यहाँ के पर कैदी थे वो लोग भी जीवित थे उस समय। उन लोगों ने बहुत बड़ा इसके पर विरोध जताया था, तो उनके विरोध के फलस्वरूप ही 1979 में इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। दोस्तों यहाँ की जो टोटल 4 भवन विलुप्त हुए हैं, उनमें से एक भवन का तो अस्पताल बन गया है, बाकी 3 भवन भूकंप से ही क्षतिग्रस्त हो गए थे। ये दोस्तों सफ़ेद रंग का जो आपको बीच में रखा दिख रहा है, यहीं पर घंटा लगा होता था और किसी भी अनहोनी की स्थिति में घंटा बजा करके सबको संदेश दिया जाता था। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, सामने 2 और ये तीसरा, ये 3 तीलियां आप देख सकते हैं, 3 भवन। ये सामने जो आपको दिख रहा है ये रॉस आइलैंड है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। यहाँ पर भी बस्तियाँ हैं, यहाँ पर भी अंग्रेज़ों का मुख्य प्रशासनिक मुख्यालय रॉस आइलैंड में ही था। और वाइपर द्वीप यहाँ से नहीं दिख रहा है, वाइपर द्वीप में सबसे पहली जेल बनाई गई थी। ये जो दूर दिख रहा है दोस्तों, दूर जो आपको टापू दिख रहे हैं, वो सारे टापू नॉर्थ बे आइलैंड के हैं। नॉर्थ बे आइलैंड वाटर स्पोर्ट्स के लिए विख्यात है। तो अब हम चलते हैं नीचे की ओर। हमारा ये टूर कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं बाहर, और बाहर निकल करके हम उस पार्क में जाएंगे जो इस जेल के जस्ट सामने बना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सीढ़ी के बगल में बने हुए दरवाज़ों को भी देख सकते हैं, जो लोहे के गेट बने हुए हैं। इस गेट के अंदर एक बार कैदी हो गया तो फिर वो सुबह ही बाहर आएगा। और इस गेट पर ही, यानी टोटल एक भवन में 3 मंजिल तो 3 गेट ऐसे लगे हुए हैं, और 7 तीलियाँ थी तो 7 तियाँ 21 गेट ऐसे होते थे। तो 21 गेटों पर एक एक व्यक्ति पहरा देता था। और अगर सुबह कोई व्यक्ति नियत समय पर उठ नहीं पाया सूर्योदय से पहले, तो उसको उठाने के लिए वही चौकीदार जाता था, और चौकीदार कोड़े से मारता हुआ उसको उठाकर लेकर आता था। इस जेल में एक खास बात और आपने नोटिस किया होगा कि एक भवन का फ्रंट साइड और दूसरे भवन का बैक साइड ही आपस में दिखते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति एक जेल में बंद है तो वो सामने वाली जो भवन है, उस भवन में कौन बंद है उसको कभी पता नहीं चल सकता है। वो केवल अपने भवन में, जो एक फ्लोर पर टोटल 23 कैदी बंद हो सकते थे, और वो अलग अलग कमरे में रहते थे। तो 23 या 69, एक में 69 कैदी एक भवन में रहते थे।
उन 69 कैदियों के साथ ही उसकी ज़िंदगी जब तक यहाँ रहेगा तब तक बीतेगी, वो और कहीं नहीं जा सकता है। यहाँ पर जो राजनीतिक कैदी होते थे उनसे तो ये कोल्हू वाला नारियल पानी निकलवाना, रस्सी बनाना, ये सारे काम करवाए जाते थे। और जो क्रांतिकारी लोग थे जिन्होंने सीधे विद्रोह किया था, उन लोगों को मजदूरी करना, पेड़ काटना, कोई भवन निर्माण करना, इस तरह के काम में लिया जाता था। और उस कार्य को करते समय भी उनकी बेड़ी और जंजीर को हटाया नहीं जाता था, उसके साथ ही उनको काम करना पड़ता था। तो दोस्तों अब हम चलते हैं पार्क की ओर। यहाँ पर टोटल 7 मूर्तियाँ लगी हुई हैं। ये मूर्तियाँ किन की लगी हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहली मूर्ति है विनायक दामोदर सावरकर की। दूसरी मूर्ति है इंदु भूषण राय जी की। इन सभी के नीचे एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें आप इनका परिचय भी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी है बाबा भान सिंह जी की। चौथी है पंडित राम रखा जी की। पांचवी है महावीर सिंह जी की। महावीर सिंह जी की भूख हड़ताल में वीरगति को प्राप्त हुए थे। छठी है मोहन किशोर नामदास जी की। और सातवीं है मोहित मोहित्रा जी की। मोहित मोहित्रा जी बंगाली रहे होंगे पक्का। सबसे ज़्यादा जो कैदी यहाँ पर थे वो बंगाल के ही थे, क्योंकि जो राजनीतिक चेतना जागृत हुई थी वो सबसे पहले जो जितने भी शुरुआत के नवजागरण आंदोलन हुए थे वो बंगाल में ही हुए थे। दोस्तों इस पार्क का नाम है वीर सावरकर पार्क। दोस्तों काला पानी के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी, इसको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं अब अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।